फिल्म की शुरुआत सिएटल के पास मौजूद एक शांत से समुद्री इलाके से होती है, जहां जेसन नाम का एक बेरोजगार इंजीनियर अपनी फिशिंग ट्रिप खत्म कर रहा होता है। तभी आसमान में एक घना और काला तूफानी बादल छाने लगता है। मौसम को बिगड़ता हुआ देखकर जेसन घर वापस जाने का फैसला करता है। मौसम विभाग ने भी सिर्फ तेज बारिश और समुद्र के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना जताई होती है, इसलिए वहां रहने वाले लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। इधर घर पर जेसन सुबह उठकर बाकी परिवार को डोनट्स देकर जगाता है और सभी लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एन उसे याद दिलाती है कि कैसिडी को खाना मत देना, क्योंकि उसने अभी अभी अपने दिल की दवा ली है। सभी लोग नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि ग्राहम बताता है कि घर का स्ट्रीमिंग सर्विस काम करना बंद कर चुका है। जेसन मजाक में कहता है कि शायद घर पुराना हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एन उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लॉटरी की कुछ टिकटें खरीदी हैं और शायद उनकी किस्मत बदलने वाली है। एन उसे समझाती है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद वह बताती है कि अगले दिन एक आदमी आने वाला है जो घर की चिमनी में आई दरारों को चेक करेगा। उस आदमी के मुताबिक चिमनी ही शायद इस घर को किसी तरह जोड़े हुए है, क्योंकि घर की नींव काफी कमजोर हो चुकी है। तभी बच्चे जेसन से जिद करने लगते हैं कि बारिश हो रही है तो क्या हुआ, उन्हें क्रिसमस ट्री खरीदने जाना है। जेसन पहले मना करता है, लेकिन ग्राहम उसे उसका किया हुआ वादा याद दिलाता है। आखिरकार जेसन बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार घर से बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि घर का कोई भी दरवाजा या खिड़की खुल ही नहीं रही है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क, घबराहट फैलने लगती है। जेसन पूरी ताकत लगाकर घर के सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे से टकराकर वह इतनी जोर से पीछे गिरता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वह एक लंबी लोहे की रॉड उठाता है और खिड़की के शीशे पर जोर से मारता है। शीशा टूटते ही सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। घर के चारों तरफ बारिश जैसी दिखाई देने वाली एक अजीब सी दीवार बनी हुई होती है, यानी पूरा घर किसी रहस्यमयी बैरियर के अंदर बंद हो चुका होता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वे सिर्फ घर के अंदर नहीं फंसे हैं, बल्कि पूरा इलाका ही किसी अनजान ताकत की वजह से बाहर की दुनिया से कट चुका है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि आसपास के दूसरे घरों के लोग भी इसी तरह फंसे हुए हैं। तभी वे अपनी पड़ोसन सुसान को देखते हैं, जो सुबह की रनिंग से वापस लौट रहे हुए कागजों और इशारों के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद सरकार ने ऐसा किया है, तो कोई इसे एलियंस का काम बताता है, लेकिन असल में किसी के पास इस रहस्यमयी घटना का कोई जवाब नहीं होता। बच्चों को शांत रखने के लिए जेसन और एन उनका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें आसपास के पड़ोसियों के बारे में बताते हैं। सामने रिचर्डसन का घर है, वहां ग्रेग रहता है, सुसान का पति है। एक घर में कुत्ते वाली महिला रहती है और एक आदमी ऐसा भी है जिसे देखकर लगता है कि वह नाव लेकर ही हर जगह घूमता रहता है। रात हो जाती है। जेसन परिवार को समझाता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वे सुरक्षित हैं और फिलहाल उनके पास जरूरत का सामान भी मौजूद है। बच्चों के सो जाने के बाद एन जेसन के सामने अपनी चिंता जाहिर करती है। वह कहती है कि उसके लिए शांत रहना मुश्किल हो रहा है और उसे अपने माता पिता की भी चिंता हो रही है। जेसन उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी वह एन को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर एन हैरान रह जाती है। जेसन ने चुपके से घर में एक बंदूक खरीद कर रखी हुई थी। दरअसल उसे बार बार ऐसे सपने आते थे जिनमें उसे महसूस होता था कि कोई बहुत बुरी चीज उनके पास आने वाली है। एन इस बात से नाराज हो जाती है कि जेसन ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई, खासकर तब जब घर में बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद जेसन से कहती है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो उसे बंदूक चलाना सीखना होगा। इसलिए जेसन उसे बंदूक चलाने का तरीका समझाने लगता है। दूसरी तरफ जेसन उस रहस्यमयी बैरियर को तोड़ने की हर संभव कोशिश करता है। वह अलग अलग चीजों से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब एन उसके पास आती है तो जेसन उसे बताता है कि वह अजीब बारिश जैसी दीवार पूरे घर को चारों तरफ से सील कर चुकी है। लेकिन एक बात राहत देने वाली होती है। उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर ताजी हवा अभी भी आ रही है, यानी कम से कम उनके सामने दम घुटने का खतरा नहीं है। एन को लगता है कि उन्हें बस बारिश रुकने का इंतजार करना, रहस्यमयी बैरियर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जेसन कहता है कि यह कोई सामान्य बारिश नहीं है। उसे साफ महसूस हो रहा है कि यह बैरियर इंसानों का बनाया। से कहती है कि घर में जहां जहां से बच्चों को यह अजीब चीज दिखाई दे रही है, उन जगहों को ढक दो ताकि बच्चे ज्यादा डरे नहीं। अगली सुबह आखिरकार बारिश रुक जाती है। जेसन और एन को उम्मीद होती है कि अब शायद वह रहस्यमयी बैरियर भी खत्म हो गया होगा। दोनों घर के सामने वाले दरवाजे के पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ग्राहम और रूथ बिल्कुल शांत रहते हैं। उन्हें अपने माता पिता पर पूरा भरोसा होता है कि वे किसी न किसी तरह इस मुसीबत का हल जरूर निकाल लेंगे। अब परिवार अपनी जिंदगी को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश करता है। एन घर के लिए कुछ नियम बनाती है ताकि इस अजीब परिस्थिति के बावजूद बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा न बदले। वहीं जेसन घर में मौजूद खाने का राशन गिनना शुरू कर देता है। वह सभी को समझाता है कि अब उन्हें खाना सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। पानी, बिजली और गैस भी बचानी होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे इस घर के अंदर आखिर कितने समय तक फंसे रहने वाले हैं।
फिर भी जेसन बच्चों को डरने नहीं देता। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है। वह और एन हर हाल में उन्हें सुरक्षित रखेंगे और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जेसन को खुद भी नहीं पता होता कि जिस रहस्यमयी ताकत ने उन्हें इस घर में कैद किया है वह आखिर है क्या। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे कभी इस बैरियर से बाहर निकल भी पाएंगे। जेसन बच्चों को घर पर पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे जल्दी ही पढ़ाई में अपना मन खो देते हैं। इसके बाद जेसन पढ़ाई का तरीका बदल देता है और रूथ के खिलौनों की मदद से बच्चों को मछली साफ करना और उसके अंदर के हिस्से निकालना सिखाने लगता है। तभी एन बच्चों को चाकू इस्तेमाल करते हुए देख लेती है और जेसन को डांटती है। हालांकि जेसन उसे समझाता है कि बच्चे सावधानी से काम कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद एन टमाटर काट रही होती है। जेसन टमाटर के बीज फेंकने वाला होता है, लेकिन एन उसे रोक देती है। वह फैसला करती है कि इन बीजों को सुखाकर बाद में जमीन में लगाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर घर में ही खाना उगाया जा सके। हाथ से लिखे हुए कागजों के जरिए जेसन को मैक्स से पता चलता है कि यह रहस्यमयी घटना लगभग 5 ब्लॉक तक फैल चुकी है। दोनों अपने अपने काम के बारे में बात करते हैं। मैक्स बताता है कि वह रिटायर्ड डेंटिस्ट है और अब उसके पास खाने का सामान भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में परिवार इस नई जिंदगी का आदी होने लगता है। वे खुद को व्यस्त रखने के लिए डांस करते हैं, फिल्में देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पहले से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एन घर में खाना उगाने की कोशिश करती रहती है, जबकि जेसन घर के बाकी सारे काम संभालता है। फिर क्रिसमस आ जाता है। परिवार घर में क्रिसमस ट्री लगाता है और खिड़कियों के अंदर से अपने पड़ोसियों को क्रिसमस मनाते हुए देखता है। उसी रात जब जेसन और बच्चे अटारी में होते हैं, रूथ ग्रैहम से कहती है कि उसे लगता है कि वह रहस्यमयी रेन वॉकर फिर से वापस आ गया है। लेकिन ग्रैहम उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि शायद वह सिर्फ कोई जानवर होगा। अब घर में खाने का सामान बहुत कम बचा है। बच्चे खाने को देखकर शिकायत करने लगते हैं और खाना खाने से मना कर देते हैं। जेसन बिना कुछ कहे उनकी प्लेट से खाना उठाकर खुद खाने लगता है। तभी रूथ कहती है कि उसने बाहर किसी इंसान को देखा है। एन इसे रूथ की कल्पना समझकर बात टाल देती है, लेकिन रूथ बार बार कहती है कि उसने रेन वॉकर को देखा है। यह सुनकर जेसन अपना आपा खो देता है और उसे याद दिलाता है कि बाहर जाना संभव नहीं है और सभी लोग इसी घर के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रूथ से माफी मांग लेता है। माहौल को थोड़ा बेहतर करने के लिए एन परिवार के लिए घर पर बनी कुकीज लेकर आती है, लेकिन इन कुकीज में असली चीनी नहीं होती। बाद में रात को एन और जेसन चुपचाप इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि यह पूरी परिस्थिति बच्चों के मानसिक हालात पर कितना असर डाल रही है। दोनों एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों को एक ड्रॉर में आखिरी बची हुई थोड़ी से एक फिल्म देखने बैठ जाते हैं। इसी दौरान जेसन एन से कहता है कि अजीब बात है, लेकिन इस तरह अपने परिवार के साथ घर में फंसे रहने के बाद भी वह पहले से ज्यादा खुश महसूस कर रहा है। तभी एन की नजर बाहर एक लोमड़ी पर पड़ती है। वह उसे देखकर चुपचाप उसके सुरक्षित रहने की कामना करती है। अगली सुबह परिवार एक दूसरे को छोटे छोटे क्रिसमस गिफ्ट देता है। तभी बच्चे एन को एक ऐसा तोहफा देते हैं जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके बचाए हुए बर्फ खींचने की कोशिश कर रही होती है। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिसेज रिचर्डसन अचानक जमीन पर गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उस रात रूथ की नींद खुल जाती है। वह अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती है। तभी उसे बाहर से एक बेहद तेज और अजीब आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और उसे सुसान दिखाई देती है। रूथ को देखते ही पूरा परिवार खिड़की के पास पहुंच जाता है। सुसान घबराई हुई मदद मांग रही होती है। वह बताती है कि बाहर मौजूद लगभग सभी लोग मर चुके हैं। तभी उसे अपने आसपास कुछ सुनाई देता है और वह परिवार से तुरंत छिप जाने के लिए कहती है। अगले ही पल एक अदृश्य ताकत अचानक सुसान को पकड़ लेती है। कुछ ही देर बाद कैसिडी की दवाइयों का असर खत्म होने लगता है और वह दर्द से कराहने लगती है। जेसन समझ जाता है कि अब उनके पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी में जेसन एन से कहता है कि वह बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली जाए, क्योंकि अब उसे कैसिडी को हमेशा के लिए दर्द से मुक्त करना होगा। बाद में एन सुझाव देती है कि कैसिडी के शव को घर की फायरप्लेस में जला देना चाहिए, लेकिन जेसन एक और खौफनाक बात कहता है। वह सोचता है कि अगर आगे चलकर खाने की बिल्कुल कमी हो गई तो कैसिडी के शरीर का मांस उनके काम आ सकता है। यह सुनकर एन पूरी तरह डर जाती है। वह जेसन से कहती है कि वह जो भी करना चाहता है कर ले, लेकिन उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं चाहिए। जेसन कैसिडी के मांस को निकालकर फ्रीजर में रख देता है। इसके बाद वह कैसिडी के बचे हुए हिस्से को चिमनी के रास्ते बाहर फेंक देता है ताकि बाहर घूम रही लोमड़ी उसे खा सके। लेकिन जैसे ही बारिश दोबारा शुरू होती है, लोमड़ी वहां से भाग जाती है। परिवार तुरंत सारे पर्दे बंद कर देता है और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है। माता पिता की सख्त चेतावनी के बावजूद रूथ अपनी उगाई हुई छोटी सी पौधे को लेने खिड़की के पास चली जाती है। तभी बाहर मौजूद रहस्यमयी जीव अचानक गुर्राने लगते हैं। पूरा परिवार डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाता है और किसी तरह उन जीवों के वहां से जाने का इंतजार करता है। डर के मारे रूथ दौड़कर अपने माता पिता के पास वापस आती है। एन उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। 3 महीने बीत जाते हैं। अब खाने की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रूथ लगातार भूख की शिकायत करती है। जेसन अपनी प्लेट का हिस्सा भी उसे दे देता है, लेकिन रूथ की भूख इतनी ज्यादा है कि उससे भी उसका पेट नहीं भरता। वह भागकर फ्रिज की तरफ जाती है, लेकिन एन उसे रोक देती है। जेसन एन से कहता है कि अब उसे देखने दो ताकि उसे खुद पता चल सके कि घर में क्या
क्या बचा है। रूथ फ्रिज खोलती है और देखती है कि अंदर कुछ भी नहीं है। वह अलमारियां खोलती है लेकिन वहां भी खाने का एक भी सामान नहीं बचा। ये देखकर रूथ का दिल टूट जाता है और वह रोते हुए ऊपर कमरे में चली जाती है। भूख और कमजोरी के कारण एन भी अचानक जमीन पर गिर जाती है। जेसन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एन को लगने घर के अंदर ही खेती शुरू करने का फैसला करते हैं। वे घर के फर्श के एक हिस्से को खोदकर वहां छोटा सा गार्डन बना देते हैं। धीरे धीरे परिवार उस अजीब दुनिया में जीने का तरीका सीखने लगता है। वे खुद खाद बनाते हैं, घर के अंदर सब्जियां उगाते हैं और जाल लगाकर जानवरों को पकड़ते हैं ताकि उन्हें ताजा मांस मिल सके। बाहर की दुनिया में कई लोग भूख से मर रहे थे और कई लोग उम्मीद खो चुके थे, लेकिन जेसन का परिवार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। वे हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश करते रहते हैं। फिर साल बीतने लगते हैं। आखिरकार घर की बिजली भी पूरी तरह बंद हो जाती है। 5 साल बाद अब ग्रैहम और रूथ दोनों बड़े हो चुके हैं। बाहर पूरा इलाका लगभग सुनसान हो चुका है। ज्यादातर पड़ोसी या तो मर चुके हैं या वहां से गायब हो चुके हैं। जेसन आज भी रोज बाहर जाकर जंगली जानवरों का शिकार करता है ताकि अपने परिवार के लिए खाना जुटा सके। एक दिन एन जेसन के बाल काट रही होती है। इसी दौरान वह जेसन से कहती है कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है किसी दिन यह बारिश रुक जाए और तब उनके पास इस जगह से बाहर निकलने का मौका हो। लेकिन ग्रैहम उसकी बात से सहमत नहीं होता और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में एन जेसन से कहती है कि बच्चे उसके सामने ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में इतना व्यस्त हो गया है कि बच्चों को समय ही नहीं दे पा रहा। जेसन को एहसास होता है कि एन सही कह रही है। कुछ समय बाद एक और भयानक तूफान आ जाता है और परिवार हमेशा की तरह घर को पूरी तरह बंद कर देता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक रहस्यमयी जीव अंदर घुस आता है। पूरा परिवार डरकर छिप जाता है। वह जीव घर के हर कमरे में घूमते हुए उन्हें तलाशने लगता है। उसके शरीर से निकलने वाली जमा देने वाली ठंड इतनी भयानक होती है। रूथ उस जानवर को देखने जाती है, लेकिन डरा हुआ जानवर उसे काट लेता है। शुरुआत में परिवार को लगता है कि घाव ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वह तुरंत एंटीबायोटिक दवाइयों की जरूरत है, लेकिन उनके पास एक भी एंटीबायोटिक नहीं बची थी। बेटी की हालत देखकर जेसन बुरी तरह परेशान हो जाता है। वह गुस्से और मजबूरी में कार स्टार्ट करता है और उसे बार बार गैराज के दरवाजे से टकराने लगता है ताकि किसी तरह उसे तोड़कर बाहर निकला जा सके, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। आखिरकार जेसन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है और परिवार के सभी लोग दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचते हैं। तभी जेसन की नजर घर की दीवारों में पड़ी दरारों पर जाती है। उसे एहसास होता है कि जमीन के लगातार खिसकने की वजह से ये दरारें बनी हैं और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पूरे घर में बनी दरारों का पीछा करने लगता है। जमीन खोदते खोदते उसे नीचे कुछ पाइप दिखाई देते हैं। ये वही अंडरग्राउंड सीवर पाइप होते हैं जो आस है कि ये पाइप सीधे रिचर्डसन के घर तक जाते हैं और वहां मैक्स रहता था जो पेशे से डेंटिस्ट था। शायद उसके घर में अभी भी एंटीबायोटिक दवाइयां मिल सकती हैं, लेकिन समस्या ये थी कि पाइप इतना छोटा था कि जेसन उसमें से गुजर ही नहीं सकता था। तभी एन कहती है कि वह खुद जाएगी। एन किसी तरह उस बेहद संकरे पाइप के अंदर घुसती है और रेंगते हुए रिचर्डसन के घर तक पहुंच जाती है। घर के अंदर पहुंचते ही उसे वहां का भयानक मंजर दिखाई देता है। वहां मिसेस रिचर्डसन की सड़ी गली लाश पड़ी होती है। एन डर जाती है, लेकिन बेटी की जान बचाने के लिए वह हिम्मत नहीं हारती। वह पूरे घर में दवाइयां तलाशती है। आखिरकार उसे बेसमेंट में एंटीबायोटिक दवाइयां मिल जाती हैं। एन कुछ बोतलें पानी की भी साथ ले लेती है, लेकिन तभी अचानक देखकर वह उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहता है। लेकिन तभी जेसन को पता चलता है कि उस घर के अंदर एक रहस्यमयी जीव पहले से मौजूद है। एन तुरंत छिप जाती है। वह किसी तरह उस जीव की नजरों से बचते हुए धीरे धीरे पाइप की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने वाली होती है वह जीव उसे देख लेता है। एन मजबूरी में अपनी पिस्तौल निकालती है और गोली चला देती है। इसी बीच जेसन घर के अंदर से एरियल सिल्क की मदद से एन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। आखिरकार एन सुरक्षित घर के अंदर पहुंच जाती है। जेसन तुरंत उस रास्ते को तोड़कर बड़ा कर देता है और भारी पत्थरों से उसे बंद कर देता है ताकि वह जीव दोबारा उस रास्ते से घर के अंदर न आ सके। एन तुरंत रूथ को एंटीबायोटिक देती है। धीरे धीरे दवा असर करने लगती है और रूथ की हालत में सुधार होने लगता है। इसके बाद जेसन एन से कहता है कि अगर वह जीव दोबारा घर में आया तो वह बच्चों को लेकर अटारी में चली जाए। जेसन अकेले उसका सामना करेगा, लेकिन एन साफ मना कर देती है। वह कहती है हम एक परिवार हैं, अगर खतरा है तो उसका सामना भी हम सब मिलकर करेंगे। तभी ग्रैहम भी एक ऐसी बात कहता है जिससे सबकी सोच बदल जाती है। वह कहता है कि अब बहुत हो चुका, वे इतने सालों से छिपते आ रहे हैं, लेकिन अगर ये जीव उनके घर के अंदर आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे बाहर भी जा सकते हैं। तो फिर हमेशा छिपकर मरने का इंतजार क्यों करें? अब समय आ गया है कि वे इन जीवों का सामना करें। एन को ग्रैहम की बात सही लगती है। आखिरकार जेसन भी मान जाता है। पूरा परिवार मिलकर घर में मौजूद चीजों से एक बड़ा जाल तैयार करता है। ग्रैहम का काम होगा उस जीव को ट्रैक करना। रूथ रस्सी संभालेगी। एन उस जीव को जेसन की तरफ लेकर आएगी और जेसन आखिरी वक्त पर हार्पून से उसे फंसा देगा। पूरा प्लान तैयार हो जाता है। अब उन्हें सिर्फ बारिश का इंतजार करना था। कुछ समय बाद आखिरकार बारिश फिर शुरू हो जाती है। जैसे ही पानी बरसना शुरू होता है घर की हर तरफ से पानी अंदर घुसने लगता है और तभी वह रहस्यमयी जीव भी वहां पहुंच जाता है। परिवार तुरंत अपना प्लान शुरू कर देता है। एन उस जीव की तरफ बम फेंकती है और वह आग की लपटों में गिर जाता है। जेसन तुरंत हार्पून से उस पर हमला करता है। पहली बार उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन जेसन हार नहीं मानता। वह दोबारा हमला करता है और इस बार हार्पून सीधे उस
जीव को लग जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी वह जीव रुकता नहीं, वह लगातार परिवार का पीछा करता रहता है। उधर पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। परिवार मजबूरी में घर की ऊपरी मंजिल की तरफ भागता है। तभी ग्रैहम को याद आता है कि हार्पून वहीं नीचे छूट गया है। वह उसे लेने वापस जाता है, लेकिन तभी वह जीव अचानक ग्रैहम पर हमला कर देता है। परिवार किसी तरह ग्रैहम को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आता है। अब सभी लोग अटारी में पहुंच जाते हैं। जीव भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। पूरा परिवार एक साथ उस जीव का सामना करता है और सही मौके पर जेसन पूरी ताकत से हार्पून उस जीव के शरीर में घुसा देता है। जाल सक्रिय हो जाता है और वह जीव नीचे की तरफ खींचने लगता है। उनके सामने दर्जनों नहीं बल्कि कई सारे रहस्यमयी समुद्री जीव खड़े होते हैं। चारों तरफ वही जीव मौजूद थे। कुछ पल के लिए परिवार को लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन जेसन ने जिस जीव को पकड़ा था वह बाकी जीवों के साथ किसी तरह संवाद करता है और फिर सभी जीव धीरे धीरे वहां से पीछे हटने लगते हैं। अब परिवार को समझ आता है कि शायद उन्होंने कभी उन्हें मारने की कोशिश ही नहीं की थी। कुछ समय बाद उन्हें एक नाव मिलती है। परिवार अपने पास बची जरूरी चीजें इकट्ठा करता है और आखिरकार उस घर को पीछे छोड़ देता है। वे नाव लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। अब उनका मकसद सिर्फ एक है, पता लगाना कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई और इंसान अभी भी जिंदा है या नहीं। और इसी के साथ फिल्म की कहानियां लगातार मिलती रहेंगी।